सो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से क्या होता है, प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से हमें एक तो आइडिया मिलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस हमें आते हैं, बेसिक लेवल के कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, जो हम इनिशियली फर्स्ट क्लास में जनरली करते हैं। क्या होता है उसमें कि एक प्रीवियस ईयर पेपर उठा के हम कोई भी पेपर उठाते हैं और उसमें ये देखते हैं कि कौन से सेक्शन से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें जब हम प्रिपरेशन करें उस सेक्शन के ऊपर ज्यादा जोर दें। और अगर उस सेक्शन में से भी ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं तो किस तरह के आ रहे हैं, क्या बहुत डेप्थ से आ रहे हैं, क्या बहुत सरफेस लेवल पे आ रहे हैं, क्या बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स के ऊपर आ रहे हैं, या बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट वर्क्स के ऊपर आ रहे हैं। तो वो सारी चीजें एनालाइज भी करेंगे हम आज। दूसरा, आज हम क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस। मैंने आपके साथ ऑलरेडी 2018 जुलाई का पेपर शेयर किया है, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस हम आज देखेंगे एंड देन विल एनालाइज कि हम लोग कहाँ स्टक फील करते हैं, हमें आंसर देने में कहाँ प्रॉब्लम आती है, ठीक। So, first question है, which narrative poem by Lord Tennyson presents the story of a fisherman turned merchant sailor who, after a shipwreck, is marooned on a desert island? किसको इसका आंसर आता है? There are 4 options. I will tell you how to eliminate और हमने कौन से वर्क्स किए हैं क्लास में और कौन से नहीं किए हैं। जो किए हैं उनमें भी अगर दिक्कत आ रही है तो क्यों आ रही है, हम उसका आंसर ढूंढेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? सुना सुना लग रहा है या ऐसे लग रहा है कि आउट ऑफ द सिलेबस है? सो गाइस, यू हैव टू बी एक्टिव। अगर आप लोग एक्टिव नहीं होगे तो ये सेशंस मैं रोक दूंगी, फिर मैं ये सेशंस नहीं लूंगी, क्योंकि ये सेशंस मैम का थर्ड। मतलब है दैट यू हैव टू पार्टिसिपेट। सो व्हाट विल बी द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन? फोर्थ मोड। ओके, मैम थर्ड। थर्ड क्यों आएगा? अच्छा देखो, तुक्का लगा रहे तो भी ठीक है, बट अगर आपने इंटेलिजेंटली उसको निकाला है आंसर को, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट विल हेल्प अदर्स एज वेल, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन यू। मैम क्रॉसिंग द बार तो बहुत डिफरेंट नैरेटिव था, उसके अंदर फिशरमैन नहीं था तो वो नहीं बैठेगा। और जो सेकंड वाला है टिथोनस, आई थिंक वो इट्स मोर हिस्टोरिकल इन नेचर, तो जितना मुझे याद है उसके अंदर एक ऐसे फिशरमैन के बारे में बात नहीं थी। इट्स मोर काइंड ऑफ हिस्टोरिकल इन नेचर। एंड थर्ड वाले का आई एम कंफ्यूज बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ऑनेस्टली, बट आई थॉट कि फोर्थ वाला होना चाहिए, बिकॉज मैंने एनॉच आर्डन से मुझे कुछ और लगा जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइटल, इसलिए आई सेड फोर्थ। आई एम नॉट तो श्योर। ठीक है, अब इसका आंसर वैसे नॉच आर्डन ही है। क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपने नोट्स में इसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की इनॉच आर्डन किस तरह की कहानी है। इनॉच आर्डन इसका सही आंसर है। इनॉच आर्डन एक लॉन्ग पोयम है, नरेटिव पोयम है। क्या कहती है ये पोयम? आपके बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड भव्य आपका बिल्कुल सही है। क्रॉसिंग द बार एक्चुअली ओल्ड एज के ऊपर है, टिथोनस एक्चुअली हिस्ट्री से बिलोंग करती है। इनोच आर्डन एक ऐसी पोयम है, नैरेटिव पोयम है, जिसमें कि एक सेलर की कहानी है। एक सेलर है जो अपनी फैमिली को अच्छी तरह से वो रहे, इसकी वजह से वो एक एडवेंचर उस पे जाता है, सेलिंग के लिए जाता है, जहां उसका शिपरेक हो जाता है। शिपरेक होने की वजह से वो बहुत टाइम तक एक ऐसे आइलैंड में फंस जाता है जहां जैसे रोबिन्सन क्रूसो फंस गया था, अलोन। अब इसकी फैमिली को लगता है कि ही इज डेड एंड वो क्या करते हैं, वो सारा उसका जो चीजें हैं वो ले लेते हैं। प्लस सेकंड थिंग जो होती है, वो उसकी वाइफ है, उसके ही बचपन के एक राइवल से शादी कर लेती है, ठीक है। तो जब वो बहुत सालों के बाद लौटता है, वो देखता है कि उसकी वाइफ ने उसी के बचपन के फ्रेंड या राइवल से शादी कर ली, जिसको वो भी जानती थी, उसका बच्चा भी है। सो वो आता नहीं है उधर। तो इस तरह की ये कहानी है। ये ब्रीफ स्टोरी मैंने अपने नोट्स में दी हुई है जहां तक मुझे याद है। तो बहुत ही सिंपल सा था, शॉर्ट और अनइम्पॉर्टेंट सेक्शन से ये क्वेश्चन है, ब्रिटिश लिटरेचर से ये क्वेश्चन है, ठीक है, लॉर्ड टेनिसन की पोयम से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्रिटिश लिटरेचर से। देखते जाना, मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम यही कहेंगे कि ये ब्रिटिश लिटरेचर का पार्ट है, ठीक है।
In memorial verses, Matthew Arnold plays tribute to 3 great poets. Who are they? अब मैथ्यू आर्नोल्ड का ये एक एलिजी है, मेमोरियल वर्सेस एक एलिजी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है उसने किस किस को मॉर्न किया है, किस किस की डेथ को मॉर्न किया है? मैम फोर्थ आंसर। ओके, वेरी गुड। सो उसने गोएथे, वर्ड्सवर्थ एंड बायरन तीनों की डेथ को मॉर्न किया है। बेसिकली उसने ये लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए, बट उसके अंदर उसने इंक्लूड कर दिया है गोएथे एंड बायरन दोनों को। गोएथे की अगर हम बात करें, वो एक जर्मन पोएट हैं, ठीक है। बायरन, लॉर्ड बायरन को हमने विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ ही रोमांटिक एज में पढ़ा है। तो तीनों के बारे में इन्होंने कहा है कि जो गोएथे है वो एक तरह से एक रेवोल्यूशनरी पोएट हैं, जो पूरी सोसाइटी को अपनी पोइट्री के थ्रू रिफॉर्म कर सकते हैं। और गोएथे का भी ये कहना था कि जो एक पोइट्री है या एक आर्ट है, वो ही आज के टाइम पे करप्ट नहीं है। सो गोएथे की जो ये फिलॉसफी है वो मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपने मेमोरियल वर्सेस में डाली है। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में तो सब कोई जानते हैं। बायरन के बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, और वो इन तीनों पोएट्स को इस एलिजी में मॉर्न भी कर रहा है, याद भी कर रहा है, और वो चाहता है कि इन तीनों के जैसा और कोई हो नहीं सकता, और ये तीनों वापस आ जाए। ठीक है, एलिजीज में हम क्या करते हैं, किसी की डेथ को मॉर्न करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा गोएथे, वर्ड्सवर्थ एंड बायरन। Who among the following English playwrights wrote screenplays on novels such as Marcel Proust's In Search of Lost Time? Already हम अपने notes में discuss कर चुके हैं। John Fowles French Lieutenant Women, इसकी कहानी भी मैं आपको डिटेल कर चुकी हूँ, सुना चुकी हूँ नोट्स में जब मैं कराई थी। एंड मार्गरेट एटवुड्स हैंडमेड टेल, इसकी स्टोरी भी हम कर चुके हैं। तो इनका स्क्रीन प्ले राइट कौन से प्ले राइट है जिन्होंने इनका स्क्रीन प्ले लिखा है? हैरोल्ड पिंटर। हैरोल्ड प्रिंटर। सो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर हमें स्क्रीन प्लेस के ऊपर क्वेश्चन आता है तो हैरोल्ड प्रिंटर इज फेमस फॉर राइटिंग स्क्रीन प्लेस, और उन्होंने बहुत सारे स्क्रीन प्लेस लिखे हैं, जिसमें से कुछ उन्होंने ऑलरेडी पूछ लिए हैं। ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ये ऑलरेडी 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, 2018 में दोबारा से आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, द ईयर इन, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो फिर आपका कोई फायदा नहीं है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने का। द ईयर्स इन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री बिटवीन 1649 एंड 1660 आर नोन एज कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ। सबको क्या लगता है कॉमनवेल्थ? अच्छा, कॉमनवेल्थ को कौन एक्सप्लेन कर सकता है? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन कॉमनवेल्थ? व्हाट इज कॉमनवेल्थ? All the nations that were ruled by Britain come under the Commonwealth. Okay, but why this period of 1649 and 1660 in between is called Commonwealth period? Because in this period it was Cromwell who is ruling, and basically there was a fight between the parliament and the ruling party, the kings, and there's the Puritans were in power. Cromwell rules, but then there were number of wars, and then after Richard Cromwell lost, then after 1660 there's the restoration that comes in. So in between the period of 1649 to 1660, we attribute all the literature during this time as the Commonwealth period. Even Paradise Lost Everything. You are right, Bhavya, but there is one point missing. You are absolutely right in your answer, but this period is called Commonwealth because Oliver Cromwell can never be the king of England, because king कौन हो सकता है जो रॉयल ब्लड हो, एंड ओलिवर क्रॉमवेल वाज नॉट ए रॉयल ब्लड। सो उसने क्या किया, कॉमनवेल्थ डिक्लेयर कर दिया दैट आई एम रूलिंग ऑन द बिहाफ ऑफ दिस कंट्री बिकॉज नो रूलर इज स्टिल left, so I will be controlling, or I will be helping the country as commonwealth, कि common beneficial उसके लिए मैं इसको कॉमनवेल्थ डिक्लेयर करता हूँ। सो अभी मोनार्की एक तरह से खत्म हो गई थी। हम ये नहीं कह सकते कि इस टाइम पे मोनार्की थी, क्योंकि कोई राजा है ही नहीं था, एंड ओलिवर क्रोमवेल राजा होके भी राजा नहीं बन सकता था।
राइट, वो गद्दी पे नहीं बैठ सकता था क्योंकि उसके अंदर रॉयल ब्लड नहीं था. दैट इज व्हाई दिस पीरियड इज कॉल्ड कॉमनवेल्थ पीरियड. स्पेसिफिकली 1649 में चार्ल्स वन की डेथ हो जाती है, उसके बाद ही ओलिवर क्रोमवेल गद्दी पे बैठता है. ठीक है, तो ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तरह से ये समझ लो कि इस ईयर के ऊपर किसी ना किसी तरह से फॉर्म चेंज होके हर साल क्वेश्चन आता है. या तो ये पूछ लेंगे कि थिएटर कब बंद हुआ, या ये पूछ लेंगे प्यूरिटन एज किसको कहते हैं, या ये पूछ लेंगे क्रोमवेल का पीरियड कब से कब तक था, या ये पूछ लेंगे कि चार्ल्स वन जो है उनकी डेथ कब हुई, या ये पूछ लेंगे कि सिविल वॉर कब से कब तक चली. राइट, तो 1649 तक सिविल वॉर चली थी 1642 से लेके, और 1642 से लेके 1660 तक हमारा क्या हो गया था, थिएटर बंद हो गया था. राइट, थिएटर वाज क्लोज्ड फ्रॉम 1642 टू 1660. 1660 में रेस्टोरेशन के साथ ही उसको रिवाइवल मिला था. तो एक रिवीजन थी ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की. नेक्स्ट वर्क है इन आर के नारायण स्वामी एंड फ्रेंड्स. ऑलरेडी मैं आपको इसकी समरी दे चुकी हूँ. विच गेम ऑफर्स स्वामी द बेस्ट काइंड ऑफ इमोशनल रिलीज फ्रॉम द स्ट्रेन्स एंड प्रेशर्स ऑफ डिसएग्रीएबल सर्कमस्टेंसेस. अब देखो क्वेश्चन उन्होंने सीधा भी पूछा है, घुमा के भी पूछा है. क्रिकेट. सो बेसिकली अगर हम स्टोरी को देखें स्वामी एंड फ्रेंड्स, तो सीधी सी बात है, उसमें स्वामी क्रिकेट खेल रहा होता है. अब इन्होंने क्या करा है ताकि जो रीडर है वो उलझ जाए कि शायद वो क्रिकेट के अलावा कुछ और खेलता होगा, है ना, इसलिए उन्होंने इस क्वेश्चन को इतना बढ़ा चढ़ा के पूछा है. बट सीधी सी बात है, स्वामी और उसके फ्रेंड्स कौन सा वो खेलते थे, गेम क्रिकेट खेलते थे. और उसी गेम की वजह से उन दोनों की स्वामी की और उसके फ्रेंड राजम की लड़ाई हुई थी, है ना, क्योंकि वो उस टाइम पे पहुंचा नहीं था, फिर राजम को वापस चले जाना था. तो अगर आपने इसकी समरी पढ़ी है तो आपको याद होगा कि क्या कहानी थी स्वामी की और राजम की और उसके जो कुछ फ्रेंड्स थे. सो अभी तक के देखो 4 क्वेश्चन हमें मिले हैं ब्रिटिश लिटरेचर से, 5th क्वेश्चन आया है इंडियन लिटरेचर. सो अभी तक इंडियन लिटरेचर का एक ही क्वेश्चन है और इस पूरे पेपर में 2 से 3 इंडियन लिटरेचर के ऊपर हमें सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे, और ब्रिटिश लिटरेचर के ऑलरेडी 4 हो गया. वैसे तो मैंने इसका एक पेपर एनालिसिस बनाया हुआ है, आई शेयर इट विद यू, बट आप खुद भी बना सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम ब्लेक एक्सप्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर व्हेन ही सेड दैट टू जनरलाइज इज टू बी डैश, टू पर्टिकुलराइज इज द अलोन डिस्टिंक्शन ऑफ मेरिट, फिल इन द ब्लैंक. क्या लगता है क्या बोला होगा विलियम ब्लेक ने? फर्स्ट वन, इडियट. एन इडियट. ऑलरेडी हम क्लास में इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं. ये एक कोटेशन है जो उन्होंने बोली थी कि अगर हम किसी चीज को जनरलाइज करते हैं, विलियम ब्लेक कहते हैं कि अगर मैंने गॉड के ऊपर कुछ बोल दिया तो आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप जनरलाइज करते हो किसी भी चीज को हर चीज के ऊपर अप्लाई करोगे देन यू विल बी एन इडियट. तो वो कहता है कि पर्टिकुलराइज करना ही एक अच्छी बात होती है. अगर मैं कोई चीज कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे साथ लड़ने लग जाओ. अगर मैं ये कहूँ कि इंडिया में इस एरिया में पर्टिकुलरली गुंडागर्दी है, आप उसको जनरलाइज करके ये नहीं कह सकते कि इंडिया में तो गुंडे ही रहते हैं. राइट, सो दैट काइंड ऑफ स्टेटमेंट विलियम ब्लेक हैज गिवन एंड इट्स एन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट. तो ये रिपीट हो सकती है, इसको आप याद रखना. ये आ गया लिंग्विस्टिक्स से एक क्वेश्चन. 5 क्वेश्चन अभी तक ब्रिटिश लिटरेचर के आए हैं, एक इंडियन लिटरेचर का. Which of the following was not a dialect of Old English? हम इसको ब्रिटिश लिटरेचर का भी पार्ट कह सकते हैं, लिंग्विस्टिक्स का भी कह सकते हैं. कौन सा है? फर्स्ट. आई सब प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ के आए हैं, है ना? गुड. ओके, सो एंथनी बर्गेस लास्ट नॉवेल पब्लिश्ड इन 1993. यानी कि हमें क्या पता चल रहा है कि पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर का वर्क क्वेश्चन है. इज कॉल्ड ए डेड मैन इन डेप्टफोर्ड. Who is the central character to whom the title refers? So ये टाइटल किसको रेफर करता है? Dead Man in Deptford. मैम सी, क्रिस्टोफर मार्लो. क्रिस्टोफर मार्लो. अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जितने भी वर्क्स में एलिजाबेथन एज से या किसी भी एज से कोई फेमस ऑथर का रेफरेंस है तो उसके ऊपर क्वेश्चन वो लाजमी पूछते हैं. तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ एंथनी बर्गेस ने क्या किया है. एंथनी बर्गेस का जो लास्ट नॉवेल है ए डेड मैन इन डेप्टफोर्ड, एज इट इज उन्होंने क्रिस्टोफर मार्लो की कहानी उठाई है. क्रिस्टोफर मार्लो कौन है? एक ड्रामेटिस्ट हैं. एलिजाबेथन एज के आपको याद होगा 6 प्लेस हमने इनके पढ़े थे. सो क्रिस्टोफर मार्लो की कहानी क्या है? क्रिस्टोफर मार्लो एक प्लेराइट थे और ऐसा माना जाता है कि वो एक डिटेक्टिव का काम करते थे, एक जासूस का काम करते थे.
और उनके किसी डिस्प्यूट की वजह से उनका छोटी सी उम्र में ही मर्डर हो गया था। वही सेम स्टोरी उन्होंने इस जगह पे उठाई है, उनकी बिलवड के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, जो भी चीजें उनको पता थी उन्होंने इस वर्क में, इस नॉवल में उठा के सेम टू सेम स्टोरी उठाई है। सो डेड मैन, इसमें डेड मैन कौन है? क्रिस्टोफर मार्लो है, क्योंकि क्रिस्टोफर मार्लो को चाकू से मार के उनका मर्डर कर दिया गया था। ठीक है, डेडफोर्ड यहाँ पे जगह है। नेक्स्ट है चूज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन होता है, बट अगर हम पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन की बात करें तो बहुत आसान है। बहुत आसान क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी सारे वर्क्स के बीच में एक अच्छा खासा डिस्टिंक्शन है। तो इसको एक बार देखो, इसका आंसर क्या हो सकता है 9th क्वेश्चन का। थर्ड ओके, थर्ड ही आंसर आएगा इसका। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, सो विलियम कैक्सटन जो है वो आए थे 1475 में और 76 में इंग्लैंड में, लंदन में उन्होंने अपनी प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश की थी। बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, मैं ऑलरेडी स्टार लगा के इसको अपने नोट्स में लिख चुकी हूँ। सेकेंड जो वर्क है टोटल्स मिससेलेनी आई थी 1557 में। टोटल कौन है? टोटल्स मिससेलेनी किसने लिखी है? ट्विन ऑथर्स हैं इसके, कौन बताएगा किसने लिखी है? टोटल्स मिससेलेनी अलोफ सर है एंड हम उनके कोई दोस्त थे, वो नाम याद नहीं आ रहा थे। कौन बताएगा जल्दी? याद है किसी को? अर्ल ऑफ सरे के फ्रेंड कौन थे? किसी को याद नहीं आ रहा? I know his name, but I'm just not able to recall it at this moment. मुझे भी याद नहीं आ रहा। चेक कर लो ना, गूगल करो। ओके अच्छा, अर्ल ऑफ सरे एंड जो भी उनके साथ ऑथर हैं, अभी मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने 1557 में ये वर्क पब्लिश किया था। एंड नेक्स्ट हमारा वर्क है विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो। विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो 1623 यानी कि उनकी डेथ के 7 साल बाद पब्लिश हुआ था। फर्स्ट फोलियो किसने पब्लिश किया था? मैंने ये टेस्ट में क्वेश्चन भी डाला था, किसने पब्लिश किया था फर्स्ट फोलियो उनकी डेथ के बाद? हैमिंज एंड हेनरी कॉन्डल। हैमिंज एंड हेनरी कॉन्डल ने 1623 में विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो। गाइस, जो इसका फर्स्ट फोलियो, इसकी डेट और किसने पब्लिश किया था, ये 3 पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं। ये 90% पेपर्स में रिपीट होता है। इसको चाहे किसी भी फॉर्म में डालें, मैच द फॉलोइंग में डालें, सेपरेट क्वेश्चन बना के पूछें, ये क्वेश्चन रिपीट से आता है। विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। विलियम शेक्सपियर जब तक जिंदा थे उनके 18 प्लेज पब्लिश हुए थे, ठीक है, हार्ड कॉपी में थे, बट उनके 37 प्लेज माने जाते हैं जिनके ऊपर आज तक भी एक कंट्रोवर्सी चलती रहती है। 37 में से 36 प्लेज फर्स्ट फोलियो में पब्लिश किए थे। किसने पब्लिश किए थे? हैमिंज एंड हेनरी कॉन्डल ने। अब ये दोनों कौन है? ये दोनों उनके साथ ही एक एक्टर्स थे, राइट? सो विलियम शेक्सपियर एक्टर थे, प्लेराइट थे, और उनकी खुद की एक थिएटर कंपनी भी थी। यस सजल, यू वांट टू आस्क समथिंग? No, ma'am. I wanted to tell you that Nicholas Grimald, Henry Howard, and Thomas Wood were the authors of Tortles Mission. Okay, yes. Yes. Okay, fine. तो विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें जो इम्पोर्टेंट कोटेशंस है वो भी मैंने अपने नोट्स में आपको दी हुई है, जो बेन जॉनसन ने ऐड की थी, और इसके प्रीफेस में क्या लिखा गया था, वो सारी चीजें आप वहां से पढ़ सकते हो दोबारा से। बट ये हमें याद रखना है 1623 में इनका पब्लिश हुआ था।
लास्ट में ऑब्वियसली आएगा जॉन मिल्टन, क्योंकि जॉन मिल्टन बहुत बाद आते हैं विलियम शेक्सपियर के, है ना। नेक्स्ट स्टेज में हम इनको पढ़ते हैं। सो एरियोपैजिटिका, एरियोपैजिटिका क्या है? एरियोपैजिटिका एक पैम्फलेट है जो जॉन मिल्टन ने लिखा था। प्रेस, जो प्रिंटिंग प्रेस है उसके ऊपर जो एक तरह से सेंसरशिप लगा दी थी प्यूरिटन्स ने, उसको हटाने के लिए पैम्फलेट लिखा गया था। एरियोपैजिटिका ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीस से इन्होंने ये वर्ड उठाया था, जिसमें इन्होंने इस चीज के ऊपर जोर दिया था कि अगर हम प्रिंटिंग प्रेस को ही या हम सेंसरशिप लगा देंगे, बुक्स को पब्लिश नहीं होने देंगे, तो हम अच्छी बुक्स से हाथ धो बैठेंगे। तो उन्होंने एक सजेशन दिया था गवर्नमेंट को कि आप ये कर सकते हो कि जो लोग बहुत बुरी बुक्स लिख रहे हैं या जो सोसाइटी के खिलाफ कुछ लिख रहे हैं उनको पनिश करो, बट अच्छी बुक्स को पब्लिश होने दो, है ना। हर चीज के ऊपर सेंसरशिप इज नॉट अ गुड थिंग। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको हम गलत नहीं कह सकते कि हमारा होगा ही। 9 क्वेश्चंस में से अभी तक 6 क्वेश्चन सरफेस लेवल के क्वेश्चन है, बिल्कुल सरफेस लेवल के, ठीक है। 10th अगर हम क्वेश्चन देखें, व्हाट डज द फ्रेज अट पिक्चरा पोएसिस फ्रॉम होरेसियस आर्ट ऑफ पोएट्री मीन? ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसके बारे में, होरेस के आर्ट ऑफ पोएट्री के बारे में। मैम फर्स्ट एज इन पेंटिंग सो इन पोएट्री, या फिर एज इज पेंटिंग सो इज पोएट्री, दोनों आ सकता है, दोनों का मतलब सेम है। यानी कि अब ये इस फ्रेज को लिखा क्यों गया था? आर्ट ऑफ पोएट्री जब इन्होंने होरेस ने लिखा था तो एक डिबेट चल रहा था कि पोएट्री अच्छी है या पेंटिंग अच्छी है, तो इन्होंने कहा था कि दोनों चीजें आर्ट फॉर्म्स हैं, जैसी पेंटिंग होती है वैसी पोएट्री। बट बहुत सारे स्कॉलर्स ने एक बात बोली थी कि जो पेंटिंग है वो सुपीरियर है, क्योंकि लिसनिंग से ज्यादा हमारी जो आईज का जो सेंस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है सुनने से। सो पोएट्री क्या करती है, हमारी आईज को अपील करती हैं, बट मेनली वो लिसनिंग के लिए होती है, हियरिंग के लिए होती है। तो इसीलिए पेंटिंग को पेंटिंग को सुपीरियर माना जाता था, तो उनका ये फ्रेज काफी पॉपुलर हुआ था, अट पिक्चरा पोएसिस, जिसका मतलब है जैसी पेंटिंग वैसी पोएट्री, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ अकाउंट ऑफ द ऑगस्टन एज इन इंग्लैंड 1759? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, आई नो। हम थर्ड ओलिवर गोल्डस्मिथ। बाकियों को भी बोलने दो। यस मैम। ओके, सो ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखा था अकाउंट ऑफ द ऑगस्टन एज, जिसमें इन्होंने क्या लिखा था ऑगस्टन एज के बारे में। 1759 में ये वर्क पब्लिश हुआ था, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वीन एन के टाइम पे कैसा था इंग्लैंड, वो सारी चीजें एक्सप्लेन की है इसमें। इन्होंने कुछ कुछ प्ले राइट्स हैं जो रोमांटिक एज में भी लिख रहे थे और उसके बाद तक भी लिख रहे थे, जैसे विलियम कॉन्ग्रीव हो गए और बॉलिंगब्रोक हो गए, इन सब के बारे में इस बुक में डिस्क्रिप्शन दिया है। तो ये थोड़ा सा लीक से हटके क्वेश्चन है, सरफेस लेवल का क्वेश्चन है, बट जिसने ओलिवर गोल्डस्मिथ को डिटेल में पढ़ा है। अच्छा, ओलिवर जो गोल्डस्मिथ है वो कहाँ से बिलोंग करता है, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? हम आयरिश, आयरलैंड आई थिंक, या तो ही इज एन आयरिश ऑथर। ये क्वेश्चन रिपीट से आता है कि नीचे में जो दिए गए ऑथर्स में से कौन आयरिश है, या फिर नीचे दिए गए ऑथर्स में से कौन इंग्लैंड से बिलोंग नहीं करता, राइट। सो ओलिवर गोल्डस्मिथ के ऊपर ये क्वेश्चन रिपीटेडली आता है, हमें इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इन हाउ मेनी पार्ट्स डिड सर्वेंटेस पब्लिश हिज नॉवेल डॉन क्विहोते? कितने पार्ट्स में है डॉन क्विहोते? एक फेमस स्टोरी है, आपको इसकी समरी भी मैंने दी हुई है। इकरा, मैम मैं बताऊं? बताओ। इन 2 पार्ट्स। इन 2 पार्ट्स, यस। सो डॉन क्विहोते जो है सर्वेंटेस ने लिखा है। सर्वेंटेस कहाँ से बिलोंग करते हैं?
कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? स्पेनिश हैं। सर्वेंटेज जो है स्पेनिश ऑथर हैं और ये हम ब्रिटिश लिटरेचर के उसमें नहीं डालेंगे सेक्शन में, इसको हम डालेंगे यूरोपियन लिटरेचर में। बट क्योंकि हम इसे ऑलरेडी ब्रिटिश लिटरेचर में देख चुके हैं, है ना, डॉन क्विहेते के बारे में हम ऑलरेडी ब्रिटिश लिटरेचर में पढ़ चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इनसे इंस्पायर होके लिखा है, ठीक है। तो डॉन क्विहेते की समरी हमें पढ़नी है, ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। क्या कहानी है इसकी? 2 बुक्स में ये है। एक इंसान है डॉन क्विहोते, ठीक है, वो बहुत सारा रोमांटिक लिटरेचर पढ़ता है। रोमांटिक लिटरेचर भी कैसा? फिक्शनल लिटरेचर पढ़ता है नाइटहुड के बारे में, ठीक है। नाइटहुड क्या होता है? जहाँ पे शूरवीर सैनिक होते हैं और वो जाके लड़ते हैं, कंट्री को बचाते हैं। इसको लगता है कि मैं भी एक सोल्जर हूँ, ठीक है, और मुझे इस कंट्री में कुछ कुछ अच्छे काम करने हैं। तो ये जहां भी जाता है अपने इल्यूजन में रहता है। ये एक वॉश बेसिन को देखता है एक दुकान पे और उसको लगता है कि ये पुराना कोई मुकुट है किसी नाइट का, और वो उसे ले लेता है और सिर में पहन लेता है। और इसका एक स्क्वायर होता है। स्क्वायर कौन होता है? स्क्वायर होता है एक असिस्टेंट। पहले के जमाने में मिडिवल टाइम में क्या होता था? एक नाइट होता था। नाइट कौन होता है? एक शूरवीर योद्धा, ठीक है, जो अच्छे हाई रॉयल स्टेटस का एक योद्धा होता है। उसको एक असिस्टेंट दिया जाता था जो कि यूं समझ लो कि 7-8 इयर्स की एज में उसके साथ लग जाता है, जो उसे नाइटहुड की सारी ट्रेनिंग देता है। तो ये क्या करता है? सैंचो को अपना स्क्वायर बनाने के लिए इनवाइट करता है। वो कहता है कि हम दोनों जाएंगे, हम नाइटहुड को फेमस बनाएंगे। और जाते किसके ऊपर है? गधों के ऊपर, डोंकीज के ऊपर बैठ के ये शूरवीर बनने गए होते हैं। सो एक तरह से ये पैरोडी है, ठीक है। पैरोडी क्या होती है? जब हम किसी चीज का मजाक बनाते हैं। सो नाइटहुड की ये पैरोडी है, हम ये कह सकते हैं, या सेटायर भी कह सकते हैं। इसमें बहुत सारी सेटायर है। तो इस वर्क को हमें डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट वर्क है लाइटन स्टैचेज एमिनेंट विक्टोरियंस। एमिनेंट विक्टोरियंस एक फेमस वर्क है। carries biographical sketches of writers and public figures. Identify the list below that correctly mentions those eminent Victorians. Anybody? क्वेश्चन समझ में आया? लिंटन स्ट्रैचे ने एक वर्क लिखा है एमिनेंट विक्टोरियंस। उसमें उसने 4 लोगों की बायोग्राफी दी है। तो इन्होंने हमें पूछा है कि वो 4 लोग कौन हैं जिसकी बायोग्राफी लिंटन स्ट्रैचे ने अपने वर्क में दी है। तो इसका आंसर आएगा 1, कार्डिनल मैनिंग, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, थॉमस आर्नोल्ड एंड जनरल गॉर्डन। अब ये नाम बड़े ही नए नए लग रहे होंगे, बट इनका रट्टा लगा लो, ऑलरेडी ये नोट्स में दिए हुए हैं। अब ये 4 लोग कौन है? ये विक्टोरियन एज की फेमस फिगर्स हैं। कुछ लोग राइटर्स हैं, कुछ पॉलिटिकल फिगर्स हैं। इनकी लाइफ के ऊपर इन्होंने बायोग्राफी लिखी है, ठीक है, इनकी लाइफ की कहानी लिखी है। मोस्टली लोगों को इन्होंने कंडेम किया है, एक तरह से क्रिटिसाइज किया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की इन्होंने फिर भी तारीफ की है कि वो विक्टोरियन एज में एक अच्छा काम कर रहे हैं। बट बाकी सारे हमें इसकी डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना है। अगर आप इसको सर्च करके पढ़ना चाहोगे कुछ फायदा नहीं है, डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा। इस पे अगर क्वेश्चन आता है तो सरफेस लेवल पे। दूसरी बार ये क्वेश्चन आ रहा है तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखना, इन नामों को आप ध्यान रखना। मैनिंग, नाइटिंगेल, आर्नोल्ड एंड गॉर्डन करके इसका एक सीरीज बना लेना, याद कर लेना, मैंने ऐसे ही कर रखा है। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एपोनिमस सेंट ऑफ ड्राइडन, सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलिया's डे इज इनकरेक्ट। आइडेंटिफाई दैट स्टेटमेंट। किस किस को याद है कि इसका एक और सिमिलर वर्क है जो उसने सेम डे सिसिलिया's डे के ऊपर लिखा है। सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलिया's डे के बाद इन्होंने अगले साल एक और वर्क लिखा था सेंट सिसिलिया's डे पे ही पढ़ने के लिए। किसी को याद है? लास्ट वर्क है ड्राइडन का वो नोट्स में। सेंट सिसिलिया's डे याद है? सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलिया's डे? नो। अच्छा, आंसर क्या लग रहा है इसका? क्या आएगा? मैम आंसर तो सेकंड है। बट क्यों है ये नहीं पता।
यस मैम। लेट मी एक्सप्लेन। देखो, सेंट सिसिलिया कौन है? एक ऐसी लेडी है, रोमन लेडी है, जिनके लिए एक दिन आज भी मनाया जाता है। आई थिंक 22nd, let me see if I have written it somewhere. So 22nd आई थिंक सितंबर या नवंबर में, दोनों में से किसी दिन मनाया जाता है। अच्छा, नवंबर इसमें दिया ही हुआ है। 22nd नवंबर में मनाया जाता है। वो क्यों मनाया जाता है? ऐसा माना जाता है कि जो ये लेडी थी सिसिलिया, इन्होंने अपने आप को वर्जिन रखने की सोची थी, ठीक है, और इन्होंने अपनी वर्जिनिटी गॉड को डिवोट कर दी थी। दैट आई एम नॉट गोइंग टू मैरी विद एनीबॉडी, आई एम नॉट गोइंग टू हैव सेक्स विद एनीबॉडी, आई हैव डिवोटेड माय लाइफ टू गॉड। लाइक मीरा, जैसे मीरा ने श्री कृष्ण को अपनी लाइफ डिवोट कर दी थी और वो हमेशा भगवान के भजन कीर्तन में एनग्रोस्ड रहती थी, वैसे ही सिसिलिया ने भी अपनी लाइफ गॉड को डिवोट कर दी थी। फिर क्या होता है, जबरदस्ती इनकी शादी करवा दी जाती है और ये गॉड से प्रे करती हैं। तो एक एंजल जो है वो इनको बात सुनाते हैं, वो मिलते हैं इनको, ठीक है। और अब सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियास डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यही जो लेडी है, इन्होंने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को एक तरह से हम कह सकते हैं कि शुरू किया था, इनिशिएट किया था, या फिर हमें दिया है दुनिया को, ठीक है। वो इंस्ट्रूमेंट क्या है? ऑर्गन। जो लास्ट लाइन में है, सेंट सिसिलिया वाज ए पैट्रनेस ऑफ म्यूजिक हु वाज फेबल टू हैव इन्वेंटेड द ऑर्गन। ऑर्गन यहाँ पे क्या है? ऑर्गन एक इंस्ट्रूमेंट होता है, बहुत सारी तारें उसमें होती है, जैसे वीणा होती है ना, उसी का एक बड़ा रूप। ऑर्गन एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आप इंटरनेट पे जाके ऑर्गन डालोगे तो आपको वहां पे उसकी पिक्चर्स मिल जाएंगी, ठीक है। सो मैं उसकी कहानी बता रही हूँ। अब इन्होंने क्या किया, उसकी डिटेल्स पूछ ली। तो रोम से वो लेडी थी जिनकी ये कहानी है, और उन्होंने वो म्यूजिक में एनग्रोस्ड रहती थी, भगवान का भजन कीर्तन करती रहती थी, ठीक है। उन्हीं को याद करके ड्राइडन ने ये वर्क लिखा था उस दिन पे कोर्ट में गाए जाने के लिए, सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियास डे। नेक्स्ट ही ईयर सेम डे के लिए इन्होंने एक और पोएम लिखी थी, अलेक्जेंडर्स फीस्ट। अलेक्जेंडर्स फीस्ट, जिसका एक सब टाइटल भी मैंने आपको बताया था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, जाके चेक करना। पावर ऑफ म्यूजिक आई गेस। पावर ऑफ म्यूजिक, तो पावर ऑफ म्यूजिक उसका सब टाइटल है, जिसमें उन्होंने अगेन सेंट सिसिलिया डे के बारे में वो लिखा है। और उन्होंने कहा है कि जब अलेक्जेंडर किंग थे, तो उस टाइम पे उनकी कोर्ट में एक म्यूजिशियन थे जो अलेक्जेंडर को रुला भी सकते थे, अपने म्यूजिक से हंसा भी सकते थे। और उन्होंने एक बार अलेक्जेंडर को इतना गुस्सा दिलाया कि उन्होंने पूरे पर्सेपोलिस पे को आग लगा दी, सिटी को आग लगा दी गुस्से में, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट ड्राइडन के वर्क के ऊपर अगेन एंड अगेन क्वेश्चन आते हैं, हमेशा फॉर्म चेंज होके आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, अब हमें क्या ध्यान रखना है, जो गलती बच्चे करते हैं वो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते, करेक्ट इनकरेक्ट का बड़ा झोल कर रखा है एनटीए ने। एनटीए क्या कर रहा है, जानबूझ के उस क्वेश्चन को इतना लंबा बनाता है और लास्ट में क्या कह देता है कि इसमें हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, करेक्ट नहीं ढूंढना, इनकरेक्ट, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स की गलती होती है। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, सेंट सिसिलिया वाज एन आर्मेनियन डिवोटी ऑफ द क्रिश्चियन फेथ। अब वो रोमन लेडी हैं, आर्मेनियन नहीं है, ठीक। बाकी सारी चीजें ट्रू हैं, यही चीज इसके लिए फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इन माइकल रॉबर्ट्स फेबर बुक ऑफ मॉडर्न वर्ड्स इज नॉट ट्रू? ये है डेप्थ का क्वेश्चन, ये है ऐसा क्वेश्चन जिसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ के आए हैं अपने क्लासेस में, बट स्टिल लेट्स सी अगर आपको कुछ भी इसके बारे में पता है, अदरवाइज आई विल टेल यू। गाइस कोई तो बोलो, कोई तुक्का ही लगाओ। मैम आंसर इसका सेकंड है। इतना सारे आंसर लर्न कर रखे हैं? नो मैम, मैंने ये प्रीवियस ईयर बहुत बार पढ़ा है तो मुझे देखते से याद हो जाता है। फाइन। सो व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इन माइकल रॉबर्ट्स फेबर बुक ऑफ मॉडर्न वर्ड्स इज नॉट ट्रू? पहले तो ये समझते हैं माइकल रॉबर्ट मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न एज दोनों में थे, ठीक है।
और फेबर बुक ऑफ मॉडर्न वर्ड्स उन्होंने लिखी है। अब ये क्या है, एंथोलॉजी है। एंथोलॉजी क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री। अब इन्होंने क्या किया है, बहुत सारे ऑथर्स की पोएट्रीज को कलेक्ट करके एक जगह रखा है। अब इसके बारे में, इस बुक के बारे में क्या सही नहीं है। His anthology canonized modern poetry and poets for quite some decades. तो इस बुक में बहुत सारे मॉडर्न पोएट्स को कलेक्ट करके उसमें डाला है और इस बुक ने बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस भी किया है। The collection begins with the poems of Robert Bridges. Robert Bridges एक अनइम्पॉर्टेंट पोएट हैं जिनके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। तो रॉबर्ट ब्रिजेस से ये पोएट्री कलेक्शन शुरू नहीं होती, रॉबर्ट ब्रिजेस की पोएट्री इसमें नहीं है। रॉबर्ट omitted the Georgian poets in his anthology. ये भी सही है कि जो जॉर्जियन पोएट्स हैं, जो किंग जॉर्ज के टाइम पे जो पोएट्स लिख रहे थे, उनकी पोएट्रीज की कलेक्शन को उन्होंने इसमें मेंशन किया है। Yeats, Eliot and Pound, Ezra Pound find a place in the Faber's book of 1936. तो यीट्स भी हैं इसमें, यीट्स की पोइट्री भी इसमें डाली है, एलियट की भी, पाउंड की भी। अब ये क्वेश्चन हमारे लिए करना थोड़ा सा मुश्किल ऐसे है, अगर आप इस बुक के बारे में विकिपीडिया पे सर्च करोगे, फेबर बुक ऑफ मॉडर्न वर्सेस, तो आपको एक लंबी सी लिस्ट मिल जाएगी कि इसमें कौन कौन से पोएट्स को इन्होंने मेंशन किया है। बट सबका नाम याद रखना इज रियली वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उसमें ऐसे ऑथर्स भी हैं जो हमने नाम भी नहीं सुने, राइट। सो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हम तुक्का मार के आएंगे, क्योंकि ये उन क्वेश्चंस में से है जो हम ये समझ के चल रहे हैं कि हमारा अगर ठीक हो गया तो तुक्का सही है, नहीं तो हमें बाकी क्वेश्चन से नंबर लेने हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड दैट द फर्स्ट गल्फ वॉर हैड नेवर टेकन प्लेस, इट वाज सिंपली ए हाइपर रियल मीडिया जनरेटेड स्पेक्टिकल। इकरा के अलावा जो भी मुझे ये आंसर देगा मैं समझूंगी कि उसने थ्योरी थोड़ी तो ढंग से पढ़ी है। थ्योरी से ये क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी बहुत डिटेल में मैंने थ्योरी के लेक्चर्स में था। जीन बॉडलियार्ड। सो जीन बॉडलियार्ड ने ये वर्क लिखा है, ठीक है। अब जीन बॉडलियार्ड एक फ्रेंच सोशलिस्ट हैं, फ्रांस से वो बिलोंग करते थे। थ्योरी में हमने ये पूरे वर्क को डिटेल में समझा था कि हाइपर रियल क्या है, सिम्युलकारा क्या है, ठीक है। अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल्स बताती हूँ। गल्फ वॉर क्या है, 1990s में इराक ने क्या किया था, कौन सी कंट्री है वो, एक सेकंड, कुवैत, मैं हमेशा नाम भूल जाती हूँ उसका। इराक ने कुवैत के ऊपर अटैक किया था। क्यों अटैक किया था, आपने वो देखी है एयरलिफ्ट, कौन सी मूवी है अक्षय कुमार की, कुवैत से वो होता है, वो बहुत सारे इंडियंस को वापस लेके आता है। किसने देखी है वो मूवी, किसी ने नहीं देखी? अक्षय कुमार को कोई देखता है? ओके चलो, उस मूवी में ये सारे इंसिडेंट्स का रेफरेंस है कि कैसे इराक जो है कुवैत के ऊपर अटैक कर देता है, 2 दिन के अंदर अंदर वो पूरे कुवैत को कंट्रोल कर लेता है। क्यों करता है वो अटैक, क्योंकि इराक ने ईरान के साथ लड़ाई करने के लिए कुवैत से क्या किया था, पैसा उधार लिया था, बहुत सारा पैसा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसने कुवैत से उधार लिए थे। बट फिर क्या हुआ, वो उसको पैसे वापस नहीं देना चाहता था क्योंकि उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। दूसरा ये है कि कुवैत ने ऑयल प्रोडक्शन इतना ज्यादा कर दिया था कि पूरे वर्ल्ड में कुवैत से तेल जा रहा था, प्लस उसने जो रेट है वो काफी डाउन कर दिया था। इस चीज से वो खुश नहीं था, ईरान खुश नहीं था, ठीक है। और उसने उसे बोला, कुवैत को बोला कि आप ऐसा मत करो, ऑयल प्रोडक्शन अपना कम करो। बट वो क्यों सुनेगा, उसका बिजनेस है, राइट। अब उसने क्या किया, इस बात से उसके ऊपर अटैक कर दिया और उसको कंट्रोल कर लिया। अब कुवैत क्योंकि एक बहुत ही लाइकेबल कंट्री है अमंग ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो हमें फ्यूल देता है, राइट। तो उसने सबसे हेल्प के लिए बोला। सो यूएस केम फॉरवर्ड एंड यूनाइटेड नेशंस ने इस चीज में दखल अंदाजी की और उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज, 35 कंट्रीज को बोला दैट विल हेल्प कुवैत, बिकॉज इराक ने जो किया है वो गलत किया है, ठीक है। सो
इस चीज में अमेरिका डायरेक्ट आता है, ठीक है। अमेरिका क्या करता है, अमेरिका जो है अटैक करता है उस कंट्री के ऊपर एंड 5 दिन के अंदर अंदर वो लड़ाई खत्म हो जाती है। तो अब ये तो थी गल्फ वॉर क्या है, ठीक है, क्यों हुई। अब जो जीन बॉडलियर्ड है वो कहते हैं कि गल्फ वॉर तो कभी हुई ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है जब हिस्ट्री कह रही है कि गल्फ वॉर हुई है। सो जीन बॉडलियर्ड किस बेस पे कह रहे हैं कि गल्फ वॉर हुई ही नहीं। वो कह रहे हैं कि जो यूएस ने दिखाया, यूएस ने मीडिया के थ्रू क्या दिखाया कि हमारे बीच में वॉर चल रही है, बट वॉर तो कभी हुई ही नहीं। उसने आया, अटैक किया, उसने इराक की जो आर्मी है उसको अटैक करने का मौका ही नहीं दिया। तो सीधा सीधा एक फेयर लड़ाई तो हुई ही नहीं। मीडिया ने हमें जो पिक्चर प्रपोज की उससे हमें ये नहीं पता कितनी कैजुअलिटीज हुई, कितना नुकसान उस कंट्री का हुआ, या क्या डिसीजन रहे। और इस टाइम पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे थे वॉर में। अगस्त 1990 में ये हुआ था, फरवरी 1991 में जाके जो है इंटरफेरेंस हुई थी बाकी कंट्रीज की, और ये जो अनफेयरनेस हुई कुवैत के साथ वो खत्म हुई, ठीक है। तो अब उनका जो कॉन्सेप्ट है गल्फ वॉर डिड नॉट हैपन या हैड नेवर टेकन प्लेस, ये कैसे है जो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, ठीक है। तीनों सेक्शन में उन्होंने यही एक्सप्लेन किया है कि हाइपर रियल सिचुएशन या मीडिया जो है वो क्या करता है। आज के टाइम पे अगर हम देखें, फेसबुक इस सेक्शन को समझने का बहुत अच्छा तरीका है। क्या होता है कि 2 लोगों की अभी लड़ाई हो गई है, ठीक है, और उन्होंने क्या किया है, दोनों ने साथ में पिक्चर क्लिक करके फेसबुक पे डाली। नोबडी नोज कि उनकी अभी लड़ाई हुई है या कैसी लाइफ चल रही है, बट एवरीबडी इज लाइक यार ये ड्रीम कपल है, यार ये इनकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, ये लोग तो हमेशा घूमते फिरते रहते हैं। सो दैट इज व्हाट हाइपर रियल या मीडिया जनरेटेड वर्ल्ड इज डूइंग। लोग क्या कर रहे हैं, लोग दिखावा कर रहे हैं। दैट इज व्हाट जीन बॉडलियार्ड इज सेइंग, दैट जो सिमिलकारा है, सिमिलकारा क्या होता है, कोई चीज जो डायरेक्ट हमें नहीं दिखती और उस जो ट्रू चीज है उसके ऊपर हम एक इमेजिनरी सिंबलिस्ट पर्दा डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो रियलिटी है वो छुप जाती है और हम उसे रियल वर्ल्ड मानने लगते हैं, ठीक है। तो मीडिया जो है वो क्या है, अनरियल है। ये सारा कॉन्सेप्ट जो इस थ्योरी में इन्होंने समझाया था, मैं ये थ्योरी आपको दोबारा रिवाइज कराई है। नेक्स्ट वर्क देखते हैं, सर थॉमस ब्राउन्स अर्न बरियल वाज प्रॉम्प्टेड बाय। आंसर बताओ। सॉरी, फर्स्ट, yes, so the discovery of ancient burial urns near Norwich। अब थॉमस ब्राउन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अर्न बरियल एंड उनके बाकी 1-2 वर्क्स मैंने आपको बताए थे, ठीक है। अब उन्होंने ये वर्क क्यों लिखा था, बरियल अर्न क्या होता है, अर्न होता है घड़ा, एक कलश, ठीक है। जैसे इंडिया में जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसको बर्न करने के बाद उसकी जो हड्डियां हैं या जो भी लेफ्ट ओवर है उसको एक कलश में डाल के हम गंगा में बहा देते हैं। बट फॉरेन में ऐसा कल्चर नहीं है, बट स्टिल एक खुदाई के दौरान एंग्लो सेक्शन टाइम के कुछ अर्न्स उन्हें मिले थे, दबे हुए अर्न बरियल, ठीक है, नॉर्विक के पास, जिसकी रिपोर्ट से इंस्पायर होके थॉमस ब्राउन ने अर्न बरियल लिखा है, ठीक है। तो ये इन्होंने पूछा है। थोड़ा सा अगर आप उस वर्क को देखोगे, इसके थॉमस ब्राउन से हर साल एक सरफेस लेवल का क्वेश्चन आता ही आता है। हम आगे भी देखेंगे, अगले पेपर्स में भी देखेंगे, हमें थॉमस ब्राउन डेफिनेटली मिलते हैं। identify from the following among the following list those that cannot be called war fiction। वॉर फिक्शन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वॉर पोएट्री के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वॉर राइटर्स कौन कौन है वो पढ़ चुके हैं। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से वर्क्स हैं जो वॉर फिक्शन के अंडर नहीं आते हैं। इकरा, याद है ये आंसर? यस मैम, इसका द एज ऑफ इनोसेंस तो हो ही नहीं सकता, और तो मतलब सी मैम, आई गेस थर्ड है। एज ऑफ इनोसेंस में क्या है इकरा?
मैम एज ऑफ इनोसेंस विलियम ब्लेक के वो है। तो कहीं ना कहीं वो पैराडाइज लॉस्ट से इंस्पायर्ड है वर्क, है ना। तो Yes, उसके अंदर वॉर जैसा कुछ नहीं है, एंड ए मॉडर्न इंस्टेंस, इसमें भी वॉर जैसा कुछ नहीं है। कैच 22 तो फ्रेज ही इस नॉवल से आया है, कहते हैं ना कैच 22 है यहाँ पे। कैच 22 एक फ्रेज है। कैच 22 की समरी ऑलरेडी मैं आपको दे चुकी हूँ। एंड द नेकेड एंड द डेड ये भी एक वॉर फिक्शन है, तो इसके अलावा दोनों वॉर फिक्शन नहीं है। Who among the following writers was not the one identified with the movement of the 1950s? तो द मूवमेंट के बारे में ऑलरेडी मैं आपको क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एक मूवमेंट चला था पोस्ट मॉडर्न एज में, जिसमें बहुत सारे ऑथर्स थे। मैंने उनकी लिस्ट नीचे दी है दोबारा से, ठीक है। किंग्सले एमिस को हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। इनके फादर भी लिखा करते थे, ठीक है, सॉरी इनके बेटे भी लिखा करते थे। एमिस के नाम से ही हमने उनका मेमोयर्स पढ़े थे। फिलिप लार्किन जो हैं वो मूवमेंट ग्रुप के पार्ट हैं। ये अच्छा करते क्या थे? द मूवमेंट के बारे में मुझे कौन एक्सप्लेन कर सकता है? द मूवमेंट वालों की क्या फिलॉसफी थी? किस चीज को फेवर करते थे वो, किस चीज को नहीं? ओके, सो जो मूवमेंट ग्रुप था वो ऐसे पोइट्स को क्लब करके बना था जो लोग रोमांटिक आइडियाज में बिलीव नहीं रखते थे, रोमांटिसिज्म में रोमांटिक आइडियाज को कंडेम करते थे। फिलिप लार्किन जो है एक ऐसे ऑथर हैं जो फिर भी उनके वर्क्स में हमें रोमांटिसिज्म दिखता है। वो कट्टर नहीं थे रोमांटिसिज्म के अगेंस्ट, बट उसके अलावा जितने भी ऑथर्स हैं वो रोमांटिसिज्म के खिलाफ थे, रोमांटिसिज्म की थियोरीज के खिलाफ थे। रोमांटिसिज्म की थियोरीज क्या है? रोमांटिसिज्म की थियोरीज हैं कि कॉमन मैन के अकॉर्डिंग लिखना चाहिए, जिसके अंदर सिंपल थीम्स हो, सिंपल लाइफ के बारे में हो, सिंपल लैंग्वेज हो, ठीक है, और फिक्शनल हो चीजें। वो सारी चीजों को ये जो मूवमेंट वाले हैं वो फेवर नहीं करते थे। तो अब इन्होंने हमें पूछा है कि कौन सा राइटर है जो द मूवमेंट से नहीं है। सो ये ग्रुप एंड मूवमेंट से क्वेश्चन है, कौन सा ऑथर है इसमें जो द मूवमेंट से नहीं है? रॉय फुलर, राइट। तो ये सारे नाम आपको याद करने हैं, लास्ट में मैंने दिए हुआ है, आप देख सकते हो। Which of the following novels does not belong to Nuruddin Farah's Blood in the Sun trilogy? So the answer is नोट्स। ये ट्रायलॉजीज मैंने आपको दी हुई हैं। ट्रायलॉजीज मैंने कहा था कि क्वेश्चन आता है तो आप ट्रायलॉजीज के एटलीस्ट टाइटल्स याद कर लेना। जो नोट्स है वो नूरुद्दीन फराह का नहीं है, वो लिखा था R.D. लेइंग ने। अच्छा, नूरुद्दीन फराह कौन है याद रहे, ताकि थोड़ी सी डिटेल में आपको इसकी बता देती हूँ। नूरुद्दीन फराह एक कौन सी जगह से है मुझे याद नहीं आ रहा, बट वो इंग्लैंड से बिलोंग नहीं करते, बट उन्होंने अपना 30 इयर्स प्लस इयर्स का जो टाइम है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाके पढ़ाने में बिताया है। असिस्टेंट प्रोफेसर, एज ए प्रोफेसर, लेक्चरर उन्होंने काम किया है। इंडिया में भी वो आए थे। इंडिया में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से 2 कोर्सेज परस्यू किए थे, मास्टर्स और एक और कोर्स उन्होंने किया था। तो इनकी जो लाइफ रही है वो यही रही है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में घूम के इन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए। और उनकी ये फेमस ट्रायलॉजी है ब्लड इन द सन, जिसमें 3 पार्ट्स हैं, मैप्स, गिफ्ट्स एंड सीक्रेट्स, ठीक है। ये ऑलरेडी नोट्स में मेंशन्ड है। क्योंकि हम सारी चीजें याद नहीं करते इसलिए हमें इसका आंसर अभी नहीं पता था। नेक्स्ट जो है आपको इंटेलिजेंटली सॉल्व करना है, कौन सी सीरीज सही मैच हुई है सही पोएम और सही ऑथर से। अगर आपको एक भी आता है तो आप उसको आई थिंक सही लगा पाओगे। थर्ड, फोर्थ, यस। तो नजीम इज़िकल का वर्क है पोएट लवर एंड बर्ड वॉचर। रामानुजन ने लिखा है स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शंस ऑन अ ग्रे हाउस। तोरू दत्त का वर्क है अवर कैजुरीना ट्री, ये मैं डिटेल में करा चुकी हूँ। जयंत महापात्रा का वर्क है सनसेट एट पुरी, पुरी के बारे में, जहाँ पे जगन्नाथ पुरी की बात है ये, उसके सनसेट के बारे में इन्होंने पोएम लिखी है, ठीक है।
तो नेक्स्ट वर्क है फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग फर्डिनांड दे सॉस्यूज सेमिनल डिस्टिंक्शन बिटवीन लैंग एंड पैरोल। लैंग एंड पैरोल का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में हमने थ्योरी में किया था। अब बारी है कि उसको आप कितना समझ पाए हो। अगर आप उसको समझ पाए हो तो आप इसको बिल्कुल सही कर लोगे, अगर आपने नहीं समझा है तो आपको इसके आंसर समझ में ही नहीं आएंगे। बेसिकली वो यही पूछ रहा है कि लैंग और पैरोल है क्या, जो भी इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें अलग करनी है। यस, सो लैंग क्या होता है? व्हाट इज लैंग? थ्योरी का पहला क्वेश्चन है इस पेपर का। लैंग होता है किसी भी चीज के रूल्स, जैसे ग्रामर के रूल्स हो गए। व्हेन वी स्पीक इन इंग्लिश वी आर यूजिंग पैरोल। किसी भी चीज के जो रूल्स होते हैं वो लैंग होता है, और पैरोल क्या होता है जब हम उसको प्रैक्टिकली यूज करके बोलते हैं। ठीक है, सो लैंग क्या है? जैसे चेस के रूल्स मैंने आपको बता दिया कि घोड़ा जो है 2.5 चाल चलेगा, वजीर जो है वो टेढ़ा चलेगा, जो सिपाही है वो 1 कदम चल सकता है बट टेढ़ा चल सकता, सीधा चल सकता है, या टेढ़ा वो मार सकता है। ठीक है, ये क्या है? लैंग। फिर मैंने आपके साथ चेस खेलना शुरू किया एंड आई अप्लाइड दोज रूल्स। मैंने खेलना शुरू किया, मैंने सैनिक चौक को चलाना शुरू किया, मैंने रानी को चलाना शुरू किया, तो वो क्या हो गया? पैरोल। सो व्हेन वी आर learning the rules, that is lang, and when we are applying them in practical, that is parole। ये है सिंपल डेफिनेशन। तो ये चारों पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं, जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है जो गलत है? parole is the particular language system the elements of which we learn as children। नहीं, हम बचपन में बोलना सीखते हैं, रूल्स नहीं सीखते। तो हम क्या सीखते हैं? and which is confined in our grammars and dictionaries, whereas lang is the language occasion what A says to B। so इस चीज को समझने की कोशिश करो कि जो लैंग है वो एक्चुअल में क्या होता है। लैंग रूल्स होते हैं, बट ये उसका उल्टा बोल रहा है। ठीक है, what A says to B, ये एक एग्जाम्पल उन्होंने समझाने के लिए उसमें दिया है। ठीक है, John Haywood wrote a partial interlude called The Four Ps। Very superficial question, repeating again and again from years। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार रिपीट होगा। क्या आंसर आएगा इसका? स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चन को अगर आपके पास पेपर है, या नोट कर लो। डेफिनेटली आ रहा है ये क्वेश्चन, हर 2 साल 3 साल छोड़ के ये क्वेश्चन डाल रहे हैं। फोर्थ आएगा। तो उन्होंने 4 पीज, 4 पी के नाम से एक पोयम लिखी है, जिसमें किस किस के बारे में बात की है? पामर, पार्डनर, पोटिकरी एंड पैडलर। ये 4 लोगों की बात करी है। हमें इसका रट्टा लगाना है, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें भी आ सकता है। नेक्स्ट है इन द मैकेनिकल ड्रिल मेथड ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, कौन सी चीज जो है वो हमें सही बताई गई है? अच्छा, वो पढ़े हैं आप लोगों ने? मैंने आपको नोट्स भेजे थे लिंग्विस्टिक्स के, नहीं सॉरी मेथड्स के। तो मैकेनिकल ड्रिल एक मेथड है सेकंड लैंग्वेज टीचिंग के लिए। जब हम किसी बच्चे को लैंग्वेज सिखा रहे होते हैं तो उसके कुछ मेथड्स हैं, जैसे डायरेक्ट मेथड हो गया, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो गया। इसी तरह से मैकेनिकल ड्रिल या मैकेनिकल मेथड भी है। ठीक है, ऑप्शन 1 थर्ड बी एंड सी। बी क्या कहता है? द लर्नर्स रिस्पॉन्स इज टोटली कंट्रोल्ड। बिल्कुल लर्नर का, जो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी अभी, बस आंसर सुन लो। जो लर्नर का वो है बिहेवियर है वो कंट्रोल किया जाता है, वो टीचर के हाथ में होता है। एंड बी एंड सी, बी एंड सी, सी क्या है? कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द आइटम बाय द लर्नर इज नॉट रिक्वायर्ड। कि जो लर्नर है वो उस चीज को किस तरह से समझ रहा है, उसकी कोई
टेंशन नहीं लेते टीचर्स, बस वो क्या करते हैं, जो चीज सिखा रहे हैं वो एज इट इज सीख ले और उसी तरीके से अप्लाई कर ले, उसके बाहर अगर कुछ आ गया तो वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसको समझते हैं, मैंने पूरा डिटेल्ड यहाँ पे दिया है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एक बच्चे को बोला कि बुक, बुक क्या है, एक नाउन, ठीक है। फिर मैंने उसको एक सेंटेंस सिखाया, दिस इज ए बुक। मैंने उसको सेंटेंस सिखाया, दिस इज ए बुक, ठीक है। बच्चे को समझ में आया कि अच्छा, जब मुझे ये कहना है कि ये एक किताब है तो मुझे ये कहना है दिस इज ए बुक। सेकेंड ऑप्शन में उसको और कुछ नहीं करा रही, ना मैं उसके दिमाग में कोई उससे कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ना मैं उसको कोई स्ट्रक्चर सिखा रही हूँ। मैंने कहा पेन, ये पेन है, ठीक है, दिस इज ए पेन। तो बच्चे ने क्या करा, एक सेंटेंस का रट्टा लगा लिया, दिस इज ए बुक। फिर मैंने उसको पेन दिखाया, मैंने कहा इसके ऊपर सेंटेंस बनाओ। फिर वो क्या कह रहा है, दिस इज ए पेन। फिर मैंने उसको बोला कि इसके ऊपर सेंटेंस बनाओ, वो कहेगा दिस इज ए मोबाइल। तो ये क्या है, हमने लर्नर का जो रिस्पॉन्स है उसको कंट्रोल कर लिया, ठीक है। और उसको कॉम्प्रीहेंशन नहीं है। कॉम्प्रीहेंशन क्या होती है, जैसे हमारे पेपर में कॉम्प्रीहेंशन आती है, हमें एक पैसेज दिया जाता है क्वेश्चन, तो हम क्या करते हैं, अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पे उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सीधा रट्टे वाली बात चल रही है। जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा, छोटे थे जब हम स्कूल में, क्या होता था, जब हमें इंग्लिश नहीं समझ में आती थी तो एक क्वेश्चन होता था, हमें टीचर कहती थी क्वेश्चन में से ये सारे वर्ड्स निकाल लो, बस ये 2 वर्ड्स चेंज कर दो। हमें नहीं पता कि उसका मतलब क्या बना, बस हमें ये पता है कि इसका सही आंसर है कि क्वेश्चन में से ये 4 अक्षर उतार लिए, लास्ट के 2 अक्षर याद करने हैं। मैं तो लिटरली ये करती थी और मेरे क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट्स करते थे। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, आप लोग कैसे स्कूल में पढ़े हो, ठीक है। सो ये क्या होती है, ये होती है मैकेनिकल ड्रिल। इसी तरह की 2 ड्रिल्स और होती है, मीनिंगफुल एंड कम्युनिकेटिव, जो ये तीनों क्या है, एक तरह से कॉन्ट्ररी है। मीनिंगफुल ड्रिल में क्या होता है, मीनिंगफुल ड्रिल में एक बच्चे को ये सिखाया जाता है कि उसका जो रिस्पॉन्स है वो तो कंट्रोल किया जाता है, बट अंडरस्टैंडिंग उसकी होनी चाहिए। जब वो बच्चा आंसर दे रहा है तो उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो जैसे एक मैच द फॉलोइंग बच्चे को देंगे, आई एम हॉट, मुझे गर्मी लग रही है, तो बच्चा क्या बोलेगा, मैच करेगा। बच्चे को पता है कि हॉट का मतलब क्या है, कोल्ड का क्या है, थर्स्टी का क्या है, हंग्री। अब वो क्या करेगा, अपनी स्किल्स लगाएगा कि अगर मैडम को गर्मी लग रही है तो मैं एयर कंडीशनर लेके आऊंगा, अगर उनको ठंड लग रही है तो मैं क्या करूंगा, हीटर ऑन करूंगा, अगर मैं थर्स्टी हूं तो वो क्या करेगा, वो ड्रिंक लेके आएगा। ये क्या है, इसको कहते हैं मीनिंगफुल ड्रिंक, ठीक है। ये मैंने अपने उस नोट्स में नहीं दी थी क्योंकि इनके ऊपर जनरली क्वेश्चन नहीं आता, बट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिकल ड्रिल, इसीलिए मैंने यहाँ पे डाला है। थर्ड है कम्युनिकेटिव ड्रिल। कम्युनिकेटिव ड्रिल होती है कि जहां पे आपका जो रिस्पॉन्स है वो कंट्रोल्ड नहीं होता, टीचर को नहीं पता कि आप क्या आंसर दोगे, बट आपको स्टिल एक क्लू दिया जाता है सेंटेंसेस कंप्लीट करने के लिए। एक तो मैं सीधा आपसे पूछूं, व्हाट टाइम डिड यू गेट अप ऑन संडे, आपको नहीं पता आंसर क्या देना, बट मैंने आपको एक हिंट दे दिया उस सेंटेंस को बनाने के लिए, आई गॉट अप एट, आई गॉट अप एट। तो बच्चा उसमें भर देगा, उसको वो चीज याद हो जाएगी। What did you have for breakfast? I had. अब बच्चे की मर्जी है कि वो क्या भरेगा उसमें, ठीक है। सो ये होती है 3 तरह की ड्रिल्स। नेक्स्ट है एक पोएम से कुछ लाइंस दी हुई हैं, ठीक है। Thou will not wake till I die, fate shall overtake, till age or grief or sickness must marry my body to the dust. It's so much love and fill the room my heart keeps empty in the tomb. Stay for me, dear, I will not fail to meet thee in that hollow vale, and think not much of my delay, I am ready on the way. So, अब बेसिकली उन्होंने इस पोएम का मतलब पूछा है, इसको 1 मिनट आप रीड करो, ठीक है। मैं 1 सेकेंड
डन? सो व्हाट इज द आंसर? क्या समझ में आया? समझ आया कुछ? देखो इसमें क्या है, इसमें एजिंग एंड डाइंग, सेकेंड आंसर है एजिंग एंड डाइंग आर कोर्स हेल्पलेसली पैसिव, ठीक है। But here love makes them as though they were now all willing things in the husband eager to join the dead wife. So अगर हम देखें इस पोएम को तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज समझ में आ रही है, टॉम की बात की है, डस्ट की बात की है, डेथ की बात की है, सिकनेस और ग्रीफ की बात की है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें ऐसे पैसेजेस आते हैं, अगर तो समझ आ रहा है तो करो, नहीं तो तुक्का लगा के आगे चलो, क्योंकि ये जो पैसेजेस हैं ये हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए दिए होते हैं, क्योंकि ये भी 2 नंबर का ही है। अगर एक रीडिंग में समझ आ गया तो करना, अदरवाइज लीव दैट, बिकॉज हम उसको समझने में अपने और 5 क्वेश्चंस का टाइम वेस्ट कर देंगे, क्योंकि ये चीजें हमने पढ़ी नहीं होती, हमें सिर्फ आइडिया लगाना होता है। आइडिया लगा पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा पाओ तो मेरी यही सलाह रहेगी आपको कि छोड़ दो उस क्वेश्चन को। अच्छा, अगर ऐसे ही पैसेज से 5 क्वेश्चन है फिर हम नहीं छोड़ सकते, इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन है इस पैसेज से, तो हमें अगर समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम इसको छोड़ के आएंगे। मैच द कैरेक्टर्स विद द नॉवल, सिंपल सा है, अगर 1 या 2 कैरेक्टर्स के नाम भी आपको पता है तो आप मैच आसानी से कर लोगे। ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन होते हैं, इनमें गलती नहीं करनी। जैसे कि अगर हम इन सारी वर्क्स की बात करें तो इसमें से गोल्डन नोटबुक की समरी हम पढ़ चुके हैं। गोल्डन नोटबुक की हीरोइन कौन है? जो डायरीज लिखती रहती है, 3-4 कलर की डायरीज लिखती है वो। तो अगर आपको ये भी आता है इसके बेस पे, या एक और आता है उसके बेस पे आप आंसर कर पाओगे। जैसे कि जो आर्थर सीटन है, आर्थर सीटन जो है सैटरडे नाइट एंड संडे मॉर्निंग से है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स नहीं है। गोल्डन नोटबुक की ऑलरेडी मैं आपको समरी दे चुकी हूँ, टॉप गर्ल्स के बारे में भी शायद मैंने आपको बताया था। बाकी जो वर्क्स हैं उनका सिर्फ हमें टाइटल लर्न करने के लिए मैंने आपको बताया था, कहीं ना कहीं उनके टाइटल्स मैंने आपको नोट्स में दिए हुए हैं। तो हमें इसको इंटेलिजेंटली देखना है कि अगर आपको 1 या 2 जो राइटर्स हैं वो भी समझ आते हैं तो भी आप आंसर कर लोगे। तो इसका जो आंसर है वो यही है, सेकंड इसका आंसर है, ठीक है। तो जो फर्स्ट है उसको फोर्थ के साथ मैच करेंगे हम, और मर्लिन जो है उसको हम टॉप गर्ल्स के साथ मैच करेंगे, एना वुल्फ जो है गोल्डन नोटबुक के साथ, और बैकविथ जो है वो हमारे थर्ड वर्क के साथ आएगी, द स्विमिंग पूल लाइब्रेरी। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इन ऑथर से, इन नॉवल से डिटेल में क्वेश्चन कभी नहीं आता, गोल्डन नोटबुक से आएगा, हर साल गोल्डन नोटबुक से क्वेश्चन आता है, ठीक है। द वेरी लास्ट पैसेज ऑफ ए नॉवल इज गिवन बिलो, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। इन चारों वर्क्स की लास्ट लाइन आपको याद होनी चाहिए। पिछली बार आई थी टू द लाइट हाउस, टू द लाइट हाउस की लास्ट लाइन उन्होंने पूछी थी। टू द लाइट हाउस की लास्ट लाइन क्या है? आई हैव हैड माई विजन। जो लिली ब्रिस्को है इसमें पेंटर होती है, वो लास्ट लाइन बोलती है, बहुत थक जाती है, वो पेंटिंग बनाती है जब मिस्टर रामसे और उनके जो बच्चे हैं वो लाइट हाउस देखने जाते हैं, अगर आपको समरी याद है तो उसके बाद जो घर पे लिली ब्रिस्को है वो अपनी पेंटिंग पूरी कर रही होती है, जो वो इतने सालों से पूरी करने की कोशिश करती है बट नहीं बनती। एट लास्ट जब मिस्टर रामसे और उनके बच्चे लाइट हाउस पहुंच जाते हैं, उसी टाइम पे लिली ब्रिस्को की पेंटिंग पूरी हो जाती है, और लास्ट सेंटेंस होता है इस नॉवल का, आई हैव हैड माई विजन। इसी तरह से पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, किसका वर्क है ये? किसने लिखा ये वर्क?
मैम जेम्स जॉय। जेम्स जॉयस के वर्क की लास्ट लाइन है ये, वेलकम ओ लाइफ आई गो टू एनकाउंटर फॉर द मिलियंथ टाइम द रियलिटी ऑफ एक्सपीरियंस एंड टू फोर्ज इन द स्मिथी ऑफ माय सोल द अनक्रिएटेड कंसाइंस ऑफ माय रेस। ठीक है, सो ये जो डेट्स वाला सिस्टम है वो पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज यंग मैन में है। ऑलरेडी इसकी समरी डिटेल में मैंने आपको दी हुई है। तो इन चारों वर्क्स की समरी लास्ट लाइन्स आप इंटरनेट से निकालना, उनको पढ़ना, क्योंकि 2 वर्क्स की ऑलरेडी रिपीट हो चुकी है। ठीक है, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज यंग मैन एंड टू द लाइट हाउस की तो 2 बार ऑलरेडी आ चुकी है। आई हैव हैड माई विजन मुझे याद है, इसलिए मॉरिस एंड एल्मे और फोली की मुझे याद नहीं, आप देख लेना। नेक्स्ट वर्क है बहुत ही सरफेस लेवल का क्वेश्चन, फ्रांसिस बेकन्स न्यू एटलांटिस इज अबाउट ए यूरोपियन स्टेट कॉल्ड। सो फ्रांसिस बेकन ने एक वर्क लिखा है न्यू एटलांटिस, जिसकी समरी पढ़ने के लिए मैंने आपको कहा था। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी कहानी है, यूटोपियन नॉवल है, नॉवल कह सकते हैं, एक उस टाइम पे नॉवेल्स नहीं होते थे, नॉवेला कह सकते हैं, स्टोरी कह सकते हैं। क्या है इसका आंसर? बेंस्लेम इसका आंसर है। सो फ्रांसिस बेकन ने न्यू एटलांटिस नाम का एक यूटोपियन वर्क लिखा है, जैसे थॉमस मोर ने यूटोपिया लिखा है। सिमिलर काइंड ऑफ वर्क है, बस ये साइंस के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि फ्रांसिस बेकन का साइंस में बड़ा इंटरेस्ट था, एक्सपेरिमेंट्स में भी बड़ा इंटरेस्ट था, और इसी एक्सपेरिमेंट्स के चक्कर में उनकी डेथ हुई थी। कहते हैं कि उनको निमोनिया हो गया था, क्योंकि वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, चिकन के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। सो फ्रांसिस बेकन ने न्यू एटलांटिस में क्या कहानी बताई है, मैं छोटा सा एक ब्रीफ दूंगी आपको। न्यू एटलांटिस एक जगह है, एक आइलैंड है, जिसमें कि इंग्लैंड से एक शिप जा रहा होता है और वो भटक के न्यू एटलांटिस पहुंच जाता है शिपरेक होके। तो उसमें जो नरेटर है वो ये कहानी बता रहा है कि जो ये सिटी है वो एक यूटोपियन सिटी है, जहाँ बहुत कुछ परफेक्ट है। वहां पे उसे एक कॉलेज दिखता है, कॉलेज सोलोमन, कॉलेज सोलोमन जो है वो उस जगह को रिप्रेजेंट करता है, बेंसलेम को, क्योंकि उस कॉलेज में साइंस के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, प्रैक्टिकली लोग चीजों को समझ रहे हैं, और रिलीजन भी है, बट रिलीजन को एक लेवल तक लिमिट में रखा गया है। ठीक है, सो ये एक अनफिनिश्ड वर्क है, कंप्लीट नहीं है, पोस्ट्यूमसली पब्लिश हुआ था, डेथ के बाद इनके पब्लिश हुआ था। तो ये चीजें हमें ध्यान रखने की हैं। इसकी समरी एक बार देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है, जैसे थॉमस मोर की यूटोपिया की इंटरेस्टिंग सी कहानी है, सिमिलरली न्यू एटलांटिस की भी। तो यूटोपियन वर्क्स में भी इसको पूछा जा सकता है कि फॉलोइंग्स में से कौन सा वर्क यूटोपियन है या कौन सा वर्क यूटोपियन नहीं है। ठीक, बाकी के क्वेश्चंस हम कल करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो। मैम कौन से पीडीएफ में मूवमेंट्स हैं सारे? क्या है? सारे मूवमेंट्स आपने कहा ना, एक पीडीएफ में मूवमेंट्स हैं सारे, तो ऐसा कोई अलग से पीडीएफ है या वो उसके अंदर ही है जो नोट्स में? मैंने कोई पीडीएफ नहीं दिया, मूवमेंट्स का जो डिस्क्रिप्शन है ऑलरेडी ब्रिटिश लिटरेचर में मैंने दिया हुआ है ना, उसका अलग से मैंने पीडीएफ नहीं बनाया हुआ। बट मूवमेंट्स के बारे में मैंने आपको हर जगह ब्रेक किया है, जब यूनिवर्सिटी विट्स किया था, जब हमने द मूवमेंट किया था, है ना, द मूवमेंट तो खुद ही एक मूवमेंट है जो इस एग्जाम में पूछा हुआ है। तो एक क्वेश्चन हमें ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स में से आ जाता है, इसमें 2 आए हुए हैं। मूवमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आया कि मूवमेंट में कौन कौन से ऑथर थे, और एक क्वेश्चन इस पेपर में आया हुआ है कि जो द मूवमेंट वाले लोग हैं वो कौन से जर्नल में लिखा करते थे, उनके जर्नल मैगजीन का क्वेश्चन आया है। सो अब क्या है, मैगजीन्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, उसकी लिस्ट मैं आपको दे चुकी हूँ। मैगजीन्स 30 मैगजीन्स की जो है लिस्ट मैंने आपको दी है, वो आपको लर्न करनी है। जिसको नहीं मिली वो मुझसे ले सकता है, बाकी मैंने आपको वो दी तो हुई है। उसके अलावा बताओ। अच्छा, कल से ना एक काम भी कर सकते हैं, अगर आप लोग सारे आते हो, फटाफट से आंसर देते हो, तो हम एक काम कर सकते हैं, कुछ टर्म्स डेली बेसिस पे पढ़ सकते हैं, है ना, 4-5, क्योंकि टर्म्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे एलईजी हो गई, या जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन आपको शेयर कर दूंगी, विद एग्जाम्पल समझा दूंगी। राइट, तो ये एक काम कर लेंगे।
और इसके अलावा किसी को कुछ और पूछना है, किसी से भी रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, टाइमिंग से रिलेटेड, कुछ भी? मैम दिसंबर अटेम्प्ट जो लोग देने वाले हैं लाइक मैंने इतना भी जैसे ये पेपर हम लोग ने सॉल्व किया, a few of the answers I was able to give but I don't know much about the whole thing. तो उनके लिए कुछ सेपरेट क्लासेस आप स्टार्ट करेंगे? सेपरेट क्लासेस होंगी सजल, बट ये जो सेशंस हैं ये सेशंस बहुत रेयर होते हैं। ये सेशंस आपके लिए भी बेनिफिशियल है। क्यों बेनिफिशियल है मैं बताती हूँ। हम क्यों कर रहे हैं पेपर एनालिसिस, ताकि जब आप तैयारी करो ना आपको पता हो कि यार क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं, मैं उस हिसाब से तैयारी करूँ। तो अभी तक जो लोग तैयारी कर चुके हैं वो तो तैयारी कर ही चुके हैं, उनको तो सिर्फ एनालिसिस करके उन एरियाज को स्ट्रॉन्ग बनाना है। बट आपको क्या बेनिफिट मिलेगा दिसंबर अटेम्प्ट के लिए? देखो थ्योरी तो खुद भी पढ़ी जा सकती है, नोट्स आपके पास है और आपको मैं सारी चीजें कराऊंगी भी। बट क्या कर रहे हैं हम प्रीवियस ईयर पेपर्स से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली प्रीवियस ईयर पेपर से ये होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि अच्छा अब एनटीए किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर मैं समरी पढ़ रही हूँ तो मैं उसको किस तरह से पढ़ूं। समरी को पढ़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जब आप यहाँ पे क्वेश्चंस से रूबरू होगे तो आपको ये पता चलेगा कि अच्छा ये वाले वर्क को मैं इस तरह से भी पढ़ सकती हूँ, इससे इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक? Yes, ma'am, that I understand. That's why I didn't exit the thing, although I had no knowledge about it. ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए तो खासकर है। ठीक है, ओल्ड स्टूडेंट्स को तो ये हेल्प करेगा ही करेगा क्योंकि ओल्ड स्टूडेंट्स का तो सिलेबस पूरा हो ही गया है। बट न्यू स्टूडेंट्स के लिए इस तरह से हेल्प करेगा कि क्वेश्चंस को आप किस तरह से प्रिपेयर करोगे। देखो अभी कुछ स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आ रही है कि मैम पढ़ तो सारी थियोरी ली बट क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता लग रहा कि कैसे दें। मैं आपको इन क्वेश्चंस के थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि क्वेश्चंस को कैसे हम एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन भव्या ने बहुत इंटेलिजेंटली केटर करने की कोशिश की, दो वो गलत हो गया बट स्टिल उसमें से दो आंसर बहुत इजीली उन्होंने निकाल लिए। ठीक? तो Yes, हम अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखो आप चाहे ना पूरी समरी पढ़ लो, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे। बहुत सारे क्वेश्चन से तो वो ऐसे पूछ रहे हैं कि आपने 4 पॉइंट दे दिए या 5 पॉइंट दे दिया, 6 पॉइंट भी दे रहे हैं। ठीक है, और उसमें से ये कह रहे हैं कि इनकरेक्ट बताओ। yes, I understand, but I was just like, वो सारा कुछ होगा। मीनवाइल आप ये कर सकते हो कि there are only अगर 4 months left, so it's a little. देखो ये जो चीज है ना सज्जल आपके वो 4 मंथ्स को भी 2 मंथ्स में प्रिपरेशन करने के लिए इजी बना देगी। राइट? तो आप ये कर सकते हो कि इफ यू वांट टू लिसन टू द रिकॉर्डिंग्स कि अच्छा मेरे पास मैम टाइम है, मैं तब तक रिकॉर्डिंग्स भी सुन लेती हूँ। राइट? जैसे इकरा है, इकरा ने जब शुरू किया था, इकरा का 2 से 3 बार रिवीजन हो गया है। हो गया ना इकरा? यस मैम। तो सारा सिलेबस बार बार पढ़ने की वजह से आपको क्या होता है, चीजें ज्यादा याद रहती हैं। तो डोंट वरी अबाउट इट, 4 महीने हैं, हो जाएगा। एंड एक बार मैं आपसे कॉल पे आपको कुछ चीजें बताऊंगी, आप वो चीजें पढ़ना शुरू करो, समरीज पढ़ना शुरू करो। उसमें मेरा कुछ नहीं है ना, मैंने कुछ नहीं पढ़ाना उसमें। समरीज पढ़ना शुरू करो, ऑलरेडी आपके साथ शेयर्ड है, नहीं हुई है तो मुझे मैसेज करो। ब्रिटिश लिटरेचर की समरीज को ना पी जाओ, देख लो। अभी तक 28 क्वेश्चंस में से मैं बताती हूँ, मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया हुआ है। हमारे 4 5 6 10 21 क्वेश्चन जो है ब्रिटिश लिटरेचर से हैं। कैन यू बिलीव दैट? 30 क्वेश्चंस में से 21 क्वेश्चंस जो हैं ब्रिटिश लिटरेचर से हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा जोर देती हूँ, 2 क्वेश्चन इंडियन से हैं, 1 क्वेश्चन लिंग्विस्टिक से है, 1 यूरोपियन लिटरेचर से है, 3 थ्योरी से आ चुके हैं, 1 पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर से है, 1 क्रिटिसिज्म से, 2 क्रिटिसिज्म से आ चुके हैं, 1 टर्म से आएगा। ये मेरे ख्याल से फर्स्ट 35 क्वेश्चंस का एनालिसिस मैंने किया था। एक जो है टर्म से आया है, एक मैगजीन से आया है जो ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ठीक है, तो ये है। जब हमारे पास फर्स्ट 35 क्वेश्चन में से ऑलमोस्ट 20 प्लस क्वेश्चन जो है ब्रिटिश लिटरेचर से आए, तो आप समझ सकते हो समरीज पढ़ना कितना जरूरी है। क्लियर? एनी अदर क्वेश्चन? नो?
ओके देन, सी यू टुमारो, कल मिलेंगे। बाय। ओके मैम, बाय मैम। थैंक यू मैम। Bye, bye. Thank you.